तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ये लास्ट क्लास होगा एवरेज का। अभी तक हमने 4 क्लासेस किए हैं एवरेज के ऊपर, या लास्ट क्लास है। इस आज क्लास में हम लोग 13 क्वेश्चंस करेंगे। कुछ टाइप्स ही बच गए हैं, वो टाइप्स खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं करना 51। पहला क्वेश्चन है, छोटा हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख, और एक मेजर वन टाइप का ही थ्योरी बचा हुआ है जो हमने नहीं किया है। बाकी सारे टाइप्स का हमने थ्योरी कर रखा है, जो भी हमारे एवरेज चैप्टर में था। ठीक है, वो टाइप आएगा तो अभी मैं बताऊंगा तुमको। तो क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर ऑन संडे मंडे ट्यूसडे इज 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 31 डिग्री है 3 दिन। एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 29.5। हुआ क्या, मंडे के जगह संडे के जगह क्या आ गया, संडे और मंडे के जगह वेडनेसडे और थर्सडे आ गया। यही हुआ है ना, बस रिपीट क्या हुआ है, ट्यूसडे रिपीट हुआ है। इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज इतना परसेंट मोर देन ऑफ थर्सडे, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे। ठीक है, तो फिर रिलेशन बता दिया। किसका किसका, मंडे थर्सडे। ठीक है, इनका रिलेशन आपस में बता दिया। संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे। क्वेश्चन में थोड़ा इशू हो गया है यहाँ पे, इसको करेक्ट करके करना। ये क्या है, मंडे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे होगा, ये होगा, संडे नहीं होगा। ये होगा मंडे कॉमा ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, यहाँ पे होगा 3 दिन का टेम्परेचर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का दिया हुआ था, और एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे का दिया हुआ था। कॉमन क्या है, ट्यूसडे वेडनेसडे कॉमन है, और गैप किसका है, मतलब रिप्लेस कौन हो रहा है, मंडे रिप्लेस हो रहा है एक बार, और एक बार थर्सडे आ रहा है। ठीक है, और फिर आगे जाके क्वेश्चन में थर्सडे और मंडे का रिलेशन दिया हुआ है कि 20% ज़्यादा है। करना कुछ नहीं है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। हमको पता है बस रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है, मंडे और थर्सडे का। ट्यूसडे वेडनेसडे तो कॉमन है यहाँ पे इस ग्रुप में, और यहाँ पे भी ट्यूसडे वेडनेसडे कॉमन है। बस रिप्लेसमेंट हो रहा है किसका, मंडे और थर्सडे का। मंडे और थर्सडे के रिप्लेसमेंट के चक्कर में एवरेज जो है 31 से 29.5 पे गिर जाता है। करेक्ट, एवरेज गिरता है। कितने लोगों का एवरेज, यहाँ पे 3 लोगों का एवरेज था, यहाँ पे भी 3 लोगों का एवरेज है। तो हमको पता है न्यू साइज ऑफ ग्रुप क्या होगा, 3 का 3 ही रहा, और एवरेज कितने से गिर रहा है, 1.5 से, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एवरेज का गैप इंटू न्यू साइज ऑफ ग्रुप करने से टोटल गैप आ गया कितने का, 4.5 का। तो ये 4.5 है क्या, ये गैप है किसका, मंडे को अगर रिप्लेस करो थर्सडे से तो, है ना, तभी इतने का गैप आता है, 4.5 का गैप आता है। तो मंडे और थर्सडे में गैप कितने का है, 4.5। ये गैप ऑफ मंडे है एंड
थर्सडे है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि मंडे और थर्सडे में कितना गैप है। तो उसके बाद बोला कि इफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज इतना % मोर देन ऑफ थर्सडे, अगर परसेंटेज का क्लास किया होगा मेरा तो पता होगा कि 20% ज़्यादा है। तो 20% ज़्यादा को हम लोग ऐसे दिखाते हैं 6/5। 20% ज़्यादा करने के लिए हम लोग डायरेक्ट 6/5 सोच सकते हो, या फिर तुमने परसेंटेज का क्लास नहीं किया है तो तुम बोल सकते हो 20% ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है किससे? मंडे ज़्यादा है थर्सडे से। मंडे ज़्यादा है थर्सडे से कितना? 20% ज़्यादा। तो ये 120 होगा और ये 100 होगा। थर्सडे से मंडे ज़्यादा है 20%, ये 100 अगर लेंगे तो 120 होना चाहिए, तो कट के आ जाता है 6/5, ठीक है। तो कितने का गैप है? 1 यूनिट का गैप है। ये 1 यूनिट का गैप है। थर्सडे 5 यूनिट होगा तो मंडे 6 यूनिट होगा। दोनों में गैप कितने का है? 1 यूनिट का। और यहाँ पे कितना बोला है? 4.5। तो ये 1 यूनिट जो है यहाँ का 1 यूनिट जो है क्या हो गया, यहाँ का 1 यूनिट जो है बराबर है कितना? 4.5 का। तो हमें चाहिए किसका? थर्सडे का चाहिए कि मंडे का टेम्परेचर चाहिए? मंडे का टेम्परेचर चाहिए। तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 4.5 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24.5 इंटू 6, 3 होता है 24 प्लस 3 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया मंडे का टेम्परेचर और ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया? पहले हमने एवरेज का गैप को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर ग्रुप के साइज से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके कितना आया? 4.5। ये टोटल गैप है। ये क्यों आ रहा है ये टोटल गैप? क्योंकि मंडे और थर्सडे आपस में रिप्लेस हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं मंडे और थर्सडे का डिफरेंस कितना है टेम्परेचर का? 4.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमें ये हमने पहले निकाल लिया। फिर हमें पता करना था कि मंडे और थर्सडे का रिलेशन कैसा है। वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि मंडे जो है 20% ज़्यादा है, तो उसका रेशियो आया 6/5। तो मतलब इन दोनों में गैप कितने का है? 1 यूनिट का। और यहाँ पे हमने निकाल क्या लिया था कि 1 यूनिट किसके बराबर है? 4.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये 4.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर है 1 यूनिट। देखो यहाँ पे हमने लिखा 1 यूनिट इज इक्वल टू 4.5 डिग्री सेल्सियस। तो 6 यूनिट निकालना था, मंडे का वैल्यू निकालना था। 6 यूनिट का वैल्यू हमने निकाल दिया। 4.5 इंटू 6 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? लिखिए फटाफट अपने शीट में लिखो, आगे बढ़ते हैं। देखो वर्कबुक का यही फायदा है कि आराम से आंसर लिख सकते हो, उतना जगह छोड़ा हुआ, क्वेश्चन लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। अपने वर्कबुक में पहले इसको लिखना, फिर इसको लिखना। हुआ?
नेक्स्ट स्लाइड है 52, फटाफट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है द वीकली एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए टाउन इज 30 डिग्री। एक सप्ताह का एवरेज टेम्परेचर क्या है? 30 डिग्री। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 डेज, उसी सप्ताह के पहले 6 दिन का बता दिया, 29 डिग्री है। एवरेज ऑफ द लास्ट 6 डेज इज 32 डिग्री। पहले के 6 दिन का एवरेज लोगे तो 29 डिग्री, लास्ट के 6 दिन का एवरेज लोगे तो 32 डिग्री। इफ द टेम्परेचर रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट इज 3:5, टेम्परेचर ऑन द लास्ट डे क्या होगा? सेम क्वेश्चन था प्रीवियस की तरह ही। क्या होता है, 7 दिन में से पहले 6 दिन का ले रहे हो, फिर लास्ट 6 दिन का ले रहे हो। स्वैप किसका होता है? रिप्लेसमेंट किसका होता है? 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले इन 6 दिन का टेम्परेचर ले रहे हो, उसके बाद लास्ट 6 दिन का टेम्परेचर ले रहे हो। रिप्लेसमेंट किसका होता है? 1 की जगह पे 7 आ जा रहा है, तो फर्स्ट एंड 7th डे का ही तो बस स्वैप हो रहा है। तो इनके चलते ही एवरेज में जो डिफरेंस आएगा कितने का एवरेज में डिफरेंस आ रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री था। द एवरेज ऑफ द लास्ट, लाइक पहले 6 दिन का, हाँ 3 का डिफरेंस आता है। न्यू साइज ऑफ ग्रुप क्या है? कितने का ग्रुप है? 6 का ना, फॉर्मूला लगा रहे हैं 6, साइज ऑफ ग्रुप 6 है, डिफरेंस ऑफ एवरेज क्या बोला? 3। तो टोटल, ये एवरेज का गैप है, तो टोटल गैप कितने का आ गया? 6 3 18 डिग्री सेल्सियस का आ गया। ये किसका गैप है? गैप टोटल है किसका? फर्स्ट का एंड लास्ट का गैप इतने का है। अब देखो इनका रेशियो दे रखा था फर्स्ट एंड लास्ट का 3:5, फर्स्ट का और लास्ट का रेशियो दे रखा था 3:5। कितने यूनिट का डिफरेंस है? 2 यूनिट। ये 2 यूनिट का वैल्यू, ये 2 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 18 डिग्री सेल्सियस। खोजना क्या था? टेम्परेचर ऑन द लास्ट डे। लास्ट डे मतलब इस यूनिट का वैल्यू खोजना था, 5 यूनिट का वैल्यू खोजना था। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 2 यूनिट का वैल्यू 18 है, तो 1 यूनिट का 2 इधर जाके डिवाइड होगा, 18/2 9 डिग्री सेल्सियस। तो 5 यूनिट का क्या होगा? 9 × 5 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं। बड़े आगे, फटाफट लिखो। मैंने जो फॉर्मूला बताया था ना खुद का, उसी को हम लोग
बार बार यूज कर रहे हैं। देखो, डिफरेंस ऑफ एवरेज इनटू न्यू साइज ऑफ ग्रुप। ऐसे इसको देख के ही कर सकते हो। अगर अब तुमने इसका मेंटल प्रोसेस पता कर लिया तो तुमको पता है एवरेज का गैप देखना है, 3 डिग्री है, 6 दिन का ग्रुप बन रहा है, तो 3 इंटू 6 18 डिग्री का गैप होगा। 3:5 रेशियो दिया हुआ है, तो ये 2 यूनिट का वैल्यू 18 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 है, 5 यूनिट निकालना है तो 45। 5 सेकंड का क्वेश्चन। अगर प्रोसेस पता है पहले से तो, ट्रिक्स पता है तो, और ट्रिक्स कुछ नहीं बस बेसिक है, उसको ही हम लोग डीपली समझते हैं तभी ट्रिक्स फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट बनता है। बढ़ते आगे। हो गया 52, 53 average of 5 integers। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ m इज n। ठीक है, जनरल कंडीशन दिया है ना, कि एवरेज निकालना है 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का। कॉन्जिक्यूटिव शब्द का मतलब पता है, कॉन सीक्वेंस विथ सीक्वेंस। कॉन मतलब होता है विथ, साथ में, सीक्वेंस मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब एक के बाद एक जो नंबर्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। जैसे 2 3 4 5 6 7 -5 -4 -3 -2 कॉन्जिक्यूटिवली आते हैं। ठीक है, बंद कर दिया क्या एसी? तो आगे आ जाना, एसी तो चलने दे, ठंड लग रहा तो। ठीक है, क्या बता रहा था? एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ m इज n। तो कोई भी 5 हो सकता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, और उनका एवरेज लेने से n आता है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ m+3? अब देखो, मैंने एक सबसे पहला एक मेथड बताया था मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो क्या था कि जब भी जनरल कंडीशन दे तुमको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू डाल के आंसर निकाल देना है। सेम केस यहाँ पे भी है। कितनी बार देखो हम लोग ये मेथड को यूज कर रहे हैं, है ना। जनरल कंडीशन क्या है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को पकड़ने हैं। हमको पता है, चलो 5 पकड़ने ही है तो 1 से शुरू कर देता हूँ, ये भी तो इंटीजर होते हैं, हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है। तो ये 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, कोई इशू नहीं है। हमको पता है इसका एवरेज क्या आएगा, 3 आएगा। मिडिल वैल्यू होगा, क्योंकि एक एक का गैप है तो मिडिल वैल्यू ही एवरेज निकलता है। ये बात पता है ना, कि जैसे ही हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास किया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था कि गैप सब में सेम रहता है, एक एक का गैप है, तो एवरेज हमेशा कहाँ होता है, मिडिल में होता है। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होता तो 3 और 4 के बीच में एवरेज होता। अगर यहाँ पे 6 भी होता तो तब बीच में कहाँ आता, यहाँ पे आता, इधर 3 डिजिट, इधर 3 डिजिट, बीच में 3.5 एवरेज निकलता। ये था ना एवरेज का क्लास, एवरेज नहीं सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास किए थे, उसमें एवरेज का भी था थोड़ा सा। तो ये एवरेज निकलता, तो हम लोग बोल सकते हैं द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ m, दिस इज m इज n। तब n का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया n। m से अगर स्टार्ट कर रहे हो, 5 नंबर लिए, एवरेज उसका n आएगा, मतलब ये 3 का बात कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ m+3? अगर m+3 से मैं स्टार्ट करूं, m ये है, m+1 m+2 m+3, ये होगा m+3। यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं, ऐसे 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लूं इसके बाद, ठीक है, यहां से 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले रहा हूं, ये है 4, इसको लेके चलना पड़ेगा ना, 4 5 6 7 8 9, करेक्ट है। 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए,
क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ m+3। तो यहाँ से स्टार्ट करके एक्चुअली इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिया नहीं मैं। ऑप्शन होगा m+5 m+13/2 m+ इस n, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, n के टर्म्स में ऑप्शन रख देते हैं। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस लिख लो अपने बुक्स में। ऑप्शन है 2n+1, 2n+3/2, 2n+½ या फिर 2n। ये ऑप्शन हो, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस लिख लेना अपने सब अपने वर्कबुक्स में। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ऐसे 5 इंटीजर्स हैं, ठीक है, कोई भी 5 इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ m, तो एवरेज आएगा n, ठीक है। अगर m+1 से तुम 6 डिजिट्स लोगे, सॉरी 6 इंटीजर्स लोगे, तो क्या आएगा एवरेज इन चारों में से। 2n+1 m में बता के n दिया था, फिर m में बता के n पूछता है, ठीक है। m बता के n दिया था एवरेज, फिर m+1 से शुरू करोगे तो n के टर्म्स में आंसर पूछता है, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं, हमने जनरल कंडीशन लिया 1 से स्टार्ट करके 5 तक लिया, 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पकड़ लिया क्वेश्चन के हिसाब से, और एवरेज क्या आता है मुझे पता है बीच में, तो 3 जो था हमारे लिए n था। m से स्टार्ट किया तो n एवरेज होगा, तो 1 से स्टार्ट किया तो 3 एवरेज होगा, हमारे जनरल वैल्यू हमने एक ले लिया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला कि m+3 से अगर स्टार्ट करूं मैं एवरेज करना 6 नंबर्स का, m+3 से। m+3 क्या था यहाँ पे 4, यहाँ पे m ये है +1 +2 +3, ये m+3 है, तो 4 से मैं 6 नंबर्स ले लिया क्वेश्चन के हिसाब से। इसका एवरेज क्या होगा इन सब में से, तो मुझे पता है इन सब का एवरेज कहाँ पे होगा, 6.5 बीचों बीच होना चाहिए, यही होगा ना एवरेज। लेकिन ये m के टर्म्स में पूछेगा कि n के टर्म्स में पूछेगा, n के टर्म्स में पूछा है, सारे ऑप्शंस हैं, तो 6.5 को n के टर्म्स में बताना है क्या होगा। हमको पता है n का वैल्यू क्या है 3 हमारे कंडीशन के हिसाब से, तो अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूं तो आएगा क्या, 3 पुट करने से 2 × 3 6, 6 + 1 7 आएगा। यहाँ पे अगर n का वैल्यू 3 पुट करूं तो 3 × 2 6, 6 + 1.5 7.5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करूं 2 × 3 6, 6 + ½ 6.5 आ रहा है, 6.5 6.5 मैच कर गया, तो ये आंसर होना चाहिए। यहाँ पे भी पुट करके देखो तो 3 × 2 6 आता है। बात समझ में आया कैसे आया। क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन सिंपल है अगर तुमको मैथ्स का पहला सॉल्विंग टेक्निक पता है। पहला सॉल्विंग टेक्निक क्या है, जनरल कंडीशन है तो मिनिमम वैल्यूज डाल दो, आंसर अपने आप आ जाएगा, बस कंडीशन को अप्लाई करो जैसे ऐसे बोला है। मैंने 1 से लेके 5 तक लिखा, 1 को m पकड़ा क्योंकि m से स्टार्ट करना था, एवरेज n होना चाहिए, तो हमारा एवरेज 3 आ रहा था, तो n का वैल्यू 3 हो गया। फिर उसने बोला क्वेश्चन में कि अगर m+4 से अगर मैं 6 नंबर्स ले लूँ, तो m अगर 1 है तो m+4 क्या होगा, सॉरी m+ क्या था बोला 3 बोला था, m+3 क्या होगा 4, तो 4 से मैं अगर वैल्यूज ले लूँ 6, तो मुझे पता है 6.5 आएगा एवरेज। लेकिन
n के टर्म्स में बताना है, तो बस n का वैल्यू मुझे पता था 3 इसमें पुट किया, इसमें पुट किया, इसमें पुट किया, 6.5 इसके साथ मैच कर रहा है एवरेज के साथ, एवरेज क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, इसको लिख लो, फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट मेथड ऑफ मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो यूज़ करना है। जनरल कंडीशन मिनिमम वैल्यू पुट करो, यही है फर्स्ट मेथड। लिख लिया? डन? इसका बताओ। एवरेज ऑफ 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का दिया है 144, एवरेज दिया है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? लार्जेस्ट नंबर क्या है इस सब में? देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एवरेज बीचों बीच लाई करता है। ये हमेशा किसके लिए ट्रू है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए हमेशा ये ट्रू है ना? तो यहाँ पे भी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मान लो, पहले छोटा एग्जांपल लेता हूँ, 1 3 5 7 और 9। एवरेज कहाँ पे होगा? 5, बीचों बीच में होगा। कॉन्जिक्यूटिव है इसलिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या? गैप। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, लेकिन ऑड मतलब क्या है? सारे ऑड है, 2 का गैप है। तो ये एपी है ना, एक तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमको पता है जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज होगा, बेसिकली बीच में सबका गैप अगर सेम रहेगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और एवरेज हमेशा बीचों बीच लाई करेगा। अगर और एक नंबर ले लेते 11, तब एवरेज क्या होता? ये नहीं होता, 1 2 3 इस साइड, 1 2 3 उस साइड, एवरेज यहाँ पे होता। 5 और 7 के बीच में क्या आता है? 6। बात समझ में आया? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। तो एवरेज ऑफ 44 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 144। 144 है एवरेज। कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है? 44। मतलब इधर 22 नंबर्स होने चाहिए, इधर 22 नंबर्स होने चाहिए। सही बोल रहा हूं? हाँ, बीच में क्या होना चाहिए? 144। 144 क्या ऑड नंबर है? नहीं, इवन नंबर है ना, 2 से डिवाइड होता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा ना एग्जांपल, 3 5
7 9, एवरेज कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे ना 6, तो 6 के जगह यहाँ पे 144 दिया है, तो वो तो ऑड नंबर नहीं है, लेकिन दो ऑड नंबर के बीच में आता ही है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 4 है, इवन है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 44 है। 44 इज एन इवन नंबर, इवन नंबर है बोल के हमको पता है इधर 22 होंगे, इधर 22 होंगे, और एक क्या बीच में इवन नंबर होगा जो एवरेज होगा इस पूरे ऑड कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का। बात समझ में आया? तो इधर क्या होना चाहिए, वो 22 नंबर कौन कौन से होने चाहिए, यहाँ पे 143 होगा, इसके इधर 145 होगा, 147 होगा, 149 होगा, उसी तरह इधर 141 होगा, ऐसे चलते चलते जाएगा। स्टार्टिंग से नहीं बोला है, कहीं पे भी 44 कॉन्जिक्यूटिव कहीं से भी, लेकिन एवरेज बीच में बता दिया है कि उसका 144 आएगा, 144 उसका एवरेज आएगा, ये बता दिया है। ठीक है, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, तो हमें यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे होगा, उसको निकालना है। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा यही पूछा है। ये अगर बात समझ गए हो ना तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है यहाँ पे लेफ्ट में नंबर कौन सा है, 145 है ना। यहाँ से तुमको जाना है लास्ट नंबर तक, ये कौन सा पोजीशन है, 23rd पोजीशन है, और ये कौन सा पोजीशन है, 44th पोजीशन है, क्योंकि टोटल कितने नंबर्स है सीरीज में, 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो हमें एवरेज देख के पता चल गया कि 144 है, तो मतलब 144 तो सीरीज में नहीं होगा, ये तो खुद इवन नंबर है, ये दो ऑड नंबर के बीच में होगा, तो +1 करेंगे तो हमारा 145 आ जाएगा, और वो 23rd नंबर होगा। ठीक है, हाँ। अब हमें देखो, अगर 3 पे अगर होते हम, ये देखो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये 3rd नंबर है, ये 4th नंबर है, मान लो ये 5th होता 11, 6th होता मान लो 6th, ये हो गया 5th, ये हो गया 4th, ये हो गया 3rd, ये हो गया 2nd, और ये हो गया मान लो 1st। तो मान लो हमें सेम एग्जांपल ले लो, जब भी कंफ्यूजन हो मिनिमम वैल्यू लेके देख लेना। ये अगर एवरेज आया है 6, ये 3rd, अगर एवरेज आया है 6, तो 6 से हमने +1 करके 7 तक पहुंच गए, ये 4th था, है ना, ये क्या था, 4th था, और हमें जाना है क्या 6th पे, तो 4th - 6 कितना होता है, 2, तो हमें ये 2 गैप जंप करना है। जितना पोजीशन में डिफरेंस होता है उतने गैप्स हमें जंप करते हैं। कितने का गैप है, 2-2 यूनिट का गैप है। तो यहाँ से 4th से यहाँ पे जाने के लिए 5th पे 1 यूनिट, 1 प्लेस का गैप है, तो बस एक बार 2 ऐड करना है ना, दोनों में गैप कितने का, 2 का। 4th से 6th पे जाना है, मतलब 2 पोजीशन जंप करना है, तो कितनी बार 2 ऐड करना है, 2 + 2, 2 बार ऐड किए, ठीक है 2 को। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, अगर, हाँ सही बोला, 23rd टर्म अगर है कितना 145, और तुमको जाना है 23rd टर्म ये है 145, और तुम जाना चाहते हो 44th पे, कितने का गैप है, 21 का गैप है ना। तो इसमें ऐड क्या करना पड़ेगा, +21 × 2 ऐड करना पड़ेगा 42, तो 145 + 42 आ जाएगा कितना, 187। 144 नहीं, 144 तो सीरीज में ही नहीं था, ये एवरेज था बस। हाँ 145 से लेना पड़ेगा ना सीरीज में, 145 ये 23rd है, हमको जाना है 44th पे, कितने का गैप है, 21 पोजीशन जंप करना है, तो 21 बार 2 ऐड करना पड़ेगा ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किए होगे तो समझ में आएगा,
कि हम लोग जो भी कॉमन डिफरेंस रहता है कितनी बार ऐड करते हैं, जो भी डिफरेंस ऑफ पोजीशन रहता है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 2 का है, कितनी बार ऐड किए, डिफरेंस ऑफ पोजीशन क्या है 23 और 44, 21 का गैप है, तो 2 इंटू 21 कितने का गैप हो गया 42, ऐड कर दोगे इस पोजीशन में तो हम लोग 44th पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, आंसर हो जाएगा 187। ठीक है, 187 हो गया आंसर। ठीक है, ये बात को समझ गए हो, छोटा सा ये रिलेशन समझ गए हो तो वो भी समझ में आ जाएगा। बात समझ में आना, लिखो इसको फटाफट। हो गया, फिफ्टी फोर हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है 44। फिर से वही बात है कॉन्जिक्यूटिव का। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का ही एक हमने यहाँ पे थ्योरी भी है जो बस छोटा सा बच गया था फर्स्ट पेज में। वो क्या है, हाँ ये वाली बात। इस पॉइंट को ना ठीक है, इसको भी ध्यान देते हैं।
अभी आएगा ये क्वेश्चन जो मैंने अभी दिखाने जा रहा था। चलो इसको करते पहले। एवरेज ऑफ 5 consecutive इवन नंबर्स 44 है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर? कुछ नहीं, सेम है, बस वही काम है। हमको पता है कितने कॉन्जिक्यूटिव है। एवरेज ऑफ 5 consecutive इवन नंबर्स, 5 consecutive है, अब बीच में 44 है, ठीक है। तो तुमको अगर डेटा में थोड़ा सा भी डाउट है तो तुम छोटा सा वैल्यू ले लो और जनरल कंडीशन में देख लो। एवरेज ऑफ 5 consecutive इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या हैं? 2, 4, 6, 8, 10। इसका एवरेज कहाँ होगा? मिडिल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 हैं, है ना। तो हमको पता है जो एवरेज होता है वो सीरीज में भी रहता है ना। कब? जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो। इवन होता तब यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में रहता है। तो बस हमको पता है 44 जो है सीरीज में होगा ही होगा बीच में। इसके बगल लेफ्ट में कौन होगा? 42 और 40। इसके राइट में कौन होगा? 46 और 48, है ना। इससे हम लोग ये बात समझ सकते हैं, एवरेज अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तब एवरेज दो नंबर्स के बीच में रहता है, लेकिन सीरीज में नहीं रहता है ना। दो नंबर्स के बीच में जो वैल्यू रहता है वो सीरीज में तो नहीं रहेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो इजी होता है। एवरेज होता है सीरीज के बीचों बीच रहता है और वो सीरीज में प्रेजेंट रहता है ना। अगर ये और एक नंबर हो जाता है यहाँ पे 12 हो जाता तो एवरेज यहाँ पे रहता। एवरेज क्या होता है? 7, और वो सीरीज में नहीं रहता। यही मैं बात बता रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स अगर कितने हो गए यहाँ पे? 6 होंगे, इवन हो गए ना। तो इवन होंगे तो एवरेज जो होगा सीरीज में नहीं रहेगा लेकिन बीचों बीच रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो गए तो एवरेज बीचों बीच रहेगा और सीरीज में भी रहेगा। एवरेज हमेशा बीचों बीच ही रहेगा दोनों कंडीशन में, लेकिन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में सीरीज में भी रहता है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में सीरीज में नहीं रहता है। 7 जो है सीरीज में नहीं है एवरेज जो है, लेकिन इसमें होगा। ठीक है, तो हमें पता क्या करना था? प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। बस इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था। दोनों नंबर्स मिल गए, 40 × 48, ये हो गया हमारा आंसर। कितना होगा? 800। 48 × 4 कितना होगा? 192। ये हो गया हमारा आंसर। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इन दोनों का बस मल्टीप्लाई करके आंसर बताना था। सिंपल था, फटाफट करते देख, आगे बढ़ते। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको लिख लिया? इसमें कुछ है नहीं लिखने लायक, फटाफट करो। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। जो लिख लिया उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। करें? एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो हमें पहले स्क्वायर्स कितने हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, प्लस साइन नहीं है, ठीक है। ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है? 20 के स्क्वायर तक। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, फिर इनका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो पहले तो इनका सम निकालना पड़ेगा। सम डिवाइडेड बाय टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स बोलो या फिर पार्टिसिपेंट्स बोलो या फिर
ऑब्जर्वेशन बोलो, बात ही की है। ये होता है एवरेज का फॉर्मूला ना, नॉर्मल। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें वही चाहिए, सम। और इसका सम निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। वो मैंने कराया था नंबर सीरीज में, इसका फॉर्मूला याद करने को बोला था, n इंटू क्या था, 2n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। हाँ, हमें कितने टर्म्स का चाहिए, 20 तक चाहिए, 1 से लेकर 20। अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखना, ये किस लिए है, सम ऑफ स्क्वायर्स। जितने भी स्क्वायर्स हैं उनका सम करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ध्यान रखने वाली बात क्या है, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ऐसा नहीं है कि 3 से लेकर 20 तक ये बता दे कि सबके स्क्वायर्स को ऐड करके कितना होगा। अगर 3 से 20 तक करना है तो इन दोनों को पहले फॉर्मूला लगाओगे 1 से लेकर 20 तक, फिर 1 से लेकर 2 तक को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 से शुरू होता है ये फॉर्मूला। तो बस 20 पुट कर देते हैं, 20 इंटू 21 इंटू यहाँ पे 20 पुट करेंगे तो हो जाएगा 41/6। ये 3 से कटेगा 2 बार, ये 7, ये 2 इससे कटेगा 10, बच गया 70 इंटू 41, यही बचा है। 70 इंटू 41 कितना आता है, 41 इंटू 7 287 0, ठीक है। 2870 आया इसका सम। अब ये सम को इसमें पुट करेंगे, 2870। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 20, तो बस 20 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गया। 287/2 आता है 143.5, सही है ना, 143.5, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसके लिए चाहिए क्या सॉल्व करने के लिए, बस ये पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने नंबर सिस्टम में करवाया है, ठीक है। नंबर सिस्टम में हमने टोटल 12 चैप्टर्स किए थे, उसमें से एक स्पेशल सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर था, उसमें ये सारे फॉर्मूलाज मैंने याद करवाए थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली फॉर्मूला पहले ये वाला याद होना चाहिए, वो लगा के हम लोग लाएंगे पहले सम टोटल, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से डिवाइड करेंगे, तो वो हो जाएगा 143.5 एंड दैट वुड बी आवर आंसर। लिखो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर, क्वेश्चन नंबर 57 ट्राई कर। अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखें। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। क्यूब्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बड़े आगे, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट रखते हैं।
तो थोड़ी देर में कराना है। कितना नंबर हो गया? 57 ना। क्यूब्स का फॉर्मूला याद है? शाबाश। करना कुछ नहीं है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अर्लियर क्वेश्चन की तरह। एवरेज निकालना है ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। वही एवरेज का सेम फॉर्मूला है, सम बाय नूब्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए सम निकालने का। किसका? क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। अगर याद नहीं है तो सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। ये नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। बस इसका स्क्वायर होता है क्यूब्स निकालने के लिए। तो लगा देते हैं 20 इंटू 21 बाई टू, इसका होल स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया। 10 इंटू 21, 210 का स्क्वायर निकालना है हमको। 21 का स्क्वायर पता है 441। अब जीरो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर था। तो 44,100 ये आ गया हमारा सम। इस फॉर्मूला के हिसाब से जो तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने याद भी करवाया था स्पेशल सीक्वेंस एंड सीरीज में, हमने ये किया था नंबर सिस्टम के। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? 20 है। कट गया 225। ठीक है, हाँ 2205 4410 है, उसका आधा 2205 होगा ना। 2 यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 1 से नहीं कटेगा तो 0 आएगा ना। डिवीजन भूल गया क्या बच्चा वाला? इसको काटा 2 आया, इसको काटा 2 का है। 1 से काटने जाएगा, डिवाइड नहीं होगा तो 0 डालते हैं ना। 2 के टेबल में 1 आता है क्या? पहले 1 से चेक करेगा ना, फिर 10 से चेक करेगा कि 10 से ही काट देगा। 4000 का आधा 2000 होता है ना। 0 नहीं डालेगा तो 225 हो जाएगा ना। आधा करने का नहीं, पहले एक एक डिजिट से जाते हैं। वो डिजिट नहीं होता है तो 0 डालते हैं पहले। ऐसा ही है, कैलकुलेशन से दूर रहा है इसीलिए तेरा बेसिक चीजें हिला हुआ है। आगे करते देख। लिखा इसको 58 किया किसी ने? पहली बार नहीं देखा, भूल गया। इस क्वेश्चन को किया 58। हो गया बच्चा? देख इसको करते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें बोला है कि एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 5000 और 50,000 सॉरी। ए और बी का सैलरी का एवरेज क्या है? 50,000। मतलब ए और बी का सैलरी का टोटल कितना होगा? दो जन का एवरेज था ना ये, तो 2 इंटू एवरेज करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा।
तो 1 लाख है सैलरी, ए और बी का ऐड करेगा तो, ठीक है, क्योंकि एवरेज 50,000 है, तो 50,000 इंटू 2 करेंगे, 2 जन का एवरेज था वो, तो वापस 2 से मल्टीप्लाई करने से सम आ जाता है। तो 1 लाख हो गया ए एंड बी का सैलरी, एंड एवरेज सैलरी ऑफ बी एंड सी इज 60,000, तो इसको भी टोटल करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। तो ए प्लस बी आ गया कितना, 50,000 इंटू 2, 50K लिख रहा हूँ, 50K मतलब 50,000, 1 लाख हो गया, 1 लाख लिख दो क्या, चलो 1 लाख में होते हैं 5 0, और किसका बताया, बी प्लस सी 60,000, 60,000 इंटू 2, तो ये होगा 1,20,000। ये किसका सैलरी है, ए प्लस बी का, ये बी प्लस सी का सैलरी है, एंड दैट ऑफ ए एंड सी, ए और सी का सैलरी कितना है, 80,000, तो 80,000 इंटू 2, 1.6 लैक्स या फिर 1,60,000, बता क्या बोल रहा है, क्या 60,000, 60,000 इंटू 2 करेगा तो 1,20,000 होगा ना, तो 2 जन का एवरेज बता था 60,000। पूछा क्या है, सैलरी ऑफ सी पूछा है, तो इसमें सबसे सिंपल है कि इन सबको ऐड कर दो। क्या हो जाएगा ऐड करने से, इसमें आ जाएगा ना 2A प्लस 2B प्लस 2C, ऐसा आ जाएगा, और ये सब ऐड करके इधर कितना होगा, 1,20,000, 1,60,000, 1,00,000, 3,80,000, अरे कैसे तू 70,000 निकालता है, 80,000 हुआ ना, तो दुकान में कैसे रहता है, इसीलिए ऐसा हाल है ना। अब देख इसमें से 2 अगर कॉमन ले लेगा तो बचेगा क्या, 2A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 38,000, सॉरी 3,80,000, तो A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर इधर से 2 कट कर देगा इसके साथ तो 1,90,000। तो बेसिकली हमने इससे निकाला क्या, इन तीनों को ऐड करके कि A प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 1,90,000। तुम्हारा और बुद्धि है तो तुम डायरेक्ट कर सकते थे, A प्लस बी बाई 2 का वैल्यू दिया था 50K, B प्लस सी बाई 2 का वैल्यू दिया था 60K, A प्लस सी बाई 2 का वैल्यू दिया था 80K। हाँ, तो इन तीनों को डायरेक्ट ऐड करते तो तुमको 1.9 लाख या 1,90,000 आता, अगर एवरेज को ऐड कर सकते तो हमें रिलेशन क्या मिला कि A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें मिल गया। टोटल सैलरी कितना हुआ, हमें पूछा था सैलरी ऑफ सी, अब सी का सैलरी पाना है तो A प्लस बी का सैलरी बस उसमें से माइनस करना है, डिवाइड क्यों करेगा यार, ये A प्लस बी प्लस सी का सैलरी है, तीनों का सैलरी मिला के 1,90,000 है, तो इसमें से सी का पता करना है ना सैलरी, तो बस A और B को माइनस करना है ना, और A और B का सैलरी टोटल हमने निकाला था 1,00,000। अगर क्वेश्चन में पूछता A का सैलरी क्या है तो B प्लस सी का सैलरी हमें 1,20,000 पता है, बस वो माइनस करना होता, तो बस इसमें करना क्या था, A प्लस बी प्लस सी में से माइनस करना था A प्लस बी को, तो हो कितना जाता, सी का सैलरी इक्वल टू 1,90,000 माइनस 1,00,000 हो जाता, सी का सैलरी अपना आराम से 90,000। समझ में आया, इजी ही है, ये बार बार पूछता भी है, अलग अलग रेशियो के चैप्टर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें A प्लस बी बाई 2, बी प्लस सी बाई 2, A प्लस सी बाई 2 ऐसा करके दिया होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखने के जगह बस बोल दिया है A और B का एवरेज 50 है, ऐसे करके लैंग्वेज यूज़ किया है, तो हमें कुछ करना नहीं है इसमें, सिंपल है, सबको ऐड कर दो, A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब इससे जिसको भी माइनस करोगे, B प्लस सी को करो या A प्लस बी को करो या A प्लस सी को करो, तो थर्ड वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। करो इसको फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं।
जिसका लिखना हो जाए उसका 59 में चलो। हमें याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा तीनों कंडीशन को ऐड करना होता है। जब भी ऐसे करके 3 कंडीशन देते हैं ना, जनरली क्या होता है उसमें तीनों कंडीशन को ऐड करने से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, 59 बचा है, बस 5 क्वेश्चन बचे। 5 क्वेश्चन क्या, 1 2 3 5। उसके बाद हमारा एवरेज चैप्टर कंप्लीट। इसको देखो, देयर आर 3 नेचुरल नंबर्स। 3 नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। हाँ, सही आंसर बोल के तो गलत पे कैसे जाता है? 0 से कौन से नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है? कौन सा नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है 0 से? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में क्या मिसिंग था? 0 ही मिसिंग था ना, तब उसको कंप्लीट करने के लिए होल मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, या फिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता तो याद रखो, होल का मतलब होता है 0। होल होल मतलब छेदा होता है ना, छेदा 0 छेदा की तरह ही होता है ना, उसी से याद रखो। देखो, देयर आर 3 नेचुरल नंबर्स इफ एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर इज एडेड टू द थर्ड नंबर। ठीक है, 24 20 एंड 18 विल बी ऑब्टेन्ड। 3 ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं, अगर उसको तीनों नेचुरल नंबर को एक एक करके ना, इफ एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर्स, तीनों नंबर्स में से किसी भी 2 का एवरेज निकाल के अगर तीसरे के साथ ऐड करते हो तो एक बार 24 आता है, एक बार 20 आता है, एक बार 18 आता है, व्हाट विल, इतना आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर। हमें क्या पता है कि बोल रहा है। अब देखो, जनरल कंडीशन है कि स्पेसिफिक वाला वैल्यू का कंडीशन है? ये किस तरह का क्वेश्चन है? जनरल कंडीशन है कि स्पेसिफिक वैल्यू है? ये जनरल कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये 24 20 18 ये सब वैल्यूज दे दिया है। ठीक है, इसलिए इसमें हम लोग जनरल कंडीशन 1 2 3 4 ये सब नहीं, मिनिमम वैल्यू डाल के नहीं कर सकते। समझ में आया? तो इसमें क्या इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 3 नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, ए बी एंड सी। बोला है इफ एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर्स इज एडेड टू द थर्ड नंबर। चलो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। क्या होगा एवरेज? ए प्लस बी बाई 2। इन दोनों का एवरेज क्या होगा? ए प्लस बी बाई 2। इसको अगर थर्ड नंबर से ऐड कर दे सी के साथ तो वैल्यू कितना आएगा? 24। तो ऐसा दूसरे के साथ भी हो सकता था, इन दोनों का एवरेज भी हो सकता था b प्लस सी बाई 2। इसको ऐड कर, इन दोनों के एवरेज किसके साथ? थर्ड नंबर के साथ ऐड करते, a के साथ, तो आता कितना? 20। उसी तरह a और c को भी ऐड कर एवरेज निकाल सकते थे a और c का, और उसको थर्ड नंबर b के साथ ऐड करते तो आता कितना? 18। यही दिया है एक लाइन में। एक लाइन में इतनी बड़ी बात बोल दी कि if average of any 2 numbers is added to the third number the value is this this this। ये जो लाइन बोला ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें इतना बड़ा बात बोला है ना, कि a प्लस बी बाई 2 प्लस सी इज कितना, b प्लस सी बाई 2 प्लस ए इज इतना, ऐसे करके बोला है।
तो इसमें करना कुछ नहीं, सिंपल है, वही वाला 3 कंडीशन दिया है, सब तीनों कंडीशन को ऐड कर दो। तो a प्लस बी बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू प्लस ए प्लस सी बाई टू, ये कितना है, आधा है, a बाई टू प्लस बी बाई टू ऐसा सोच सकते हो, b बाई टू प्लस सी बाई टू, ए बाई टू प्लस सी बाई टू ऐसा सोच सकते हो। तो a बाई टू और a बाई टू मिलेगा तो a हो जाएगा, b बाई टू प्लस b बाई टू मिलेगा तो b हो जाएगा, c बाई टू और c बाई टू मिलेगा तो c हो जाएगा, और एक्स्ट्रा क्या है, c a b। तो हम लोग डायरेक्ट ऐड करेंगे तो लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये आएगा। इस साइड को ऐड करेंगे तो, नहीं समझ में आया तो ऐड करके देख लेना, ठीक है, वही चीज़ आएगा जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे तो दिख रहा है एक एक a b c है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाफ a है, यहाँ पे भी हाफ a है, हाफ हाफ मिलके एक a हो जाएगा, और एक a पहले से था तो 2a हो गया। समझ में आ गया? वैसे बाकी इसके साथ भी हुआ है। और उसी तरह इधर ऐड किए हो तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इधर ऐड करके कितना आएगा 62। तो हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी 62, 2 को कट कर दें तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 31 आ गया। सेम मेथड, अब जिसका भी वैल्यू पूछा है उसको निकाल देंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर निकालना है अगर, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 18 वाले में होगा। देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए बड़े वैल्यू को माइनस करेंगे तब तो स्मॉलेस्ट निकल के आएगा। सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ है, इसमें है, तो सबसे बड़ा वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे तभी तो स्मॉलेस्ट निकल के आएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसको हम लोग अगर बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि डिनोमिनेटर चला जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू 2 करते हैं बोथ साइड, a प्लस बी यहाँ पे c प्लस 2c इक्वल टू 48, a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 48 आ रहा है ना। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो a प्लस बी प्लस सी इसमें से अगर माइनस कर दें 48 में से, a प्लस बी प्लस सी इसके पास है, इसके पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी, 2c का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी। तो इसमें से माइनस अगर कर दें, लिखूं कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2a नहीं था, सॉरी 2c था, फिर 2 लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस 2c माइनस a प्लस बी प्लस सी होगा कितना, c, और इक्वल टू क्या होगा, एक था 48, 48 माइनस 31 हो गया कितना 17। ये हो गया हमारा आंसर। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्यों, क्योंकि यही सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू था 31, उसी के साथ करेंगे जब मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसको हम लोग नहीं उल्टा कर दिए, इसका डबल क्या होता है 40 माइनस 31, अच्छा इसमें से माइनस कर रहे हैं ना, नहीं होगा ये मिनिमम। इसका डबल होता 40 में से 31 माइनस करते तो आता 7। a प्लस बी प्लस सी से नहीं माइनस कर रहे, a प्लस बी प्लस सी को दूसरे से माइनस कर रहे हैं। ये सबसे छोटा वैल्यू ये है तो इसको डबल करना चाहिए था, इसको डबल करते तब होता 36 होता ना, इसको डबल करना चाहिए था, इंटू 2 बोथ साइड, तो कितना होगा, दोनों साइड, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2 कट जाता, ये 2 यहाँ पे एक रहता, लेकिन तो a प्लस सी प्लस 2b, a प्लस सी प्लस 2b का वैल्यू कितना आता, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करते 36 आता। तो a प्लस सी प्लस 2b का वैल्यू 36 आया, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 31 आया, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। पहले मुझे क्या लगा कि ये इसके अंदर से दूसरे को माइनस करना है ना, बट ऐसा नहीं है,
इसको माइनस करना है दूसरे से, इसलिए हम लोग सबसे छोटा वैल्यू लेंगे। फिर सबसे छोटा वैल्यू कौन सा था, 18 का था, उसको हमने डबल किया 36। तो माइनस करते हैं a प्लस सी प्लस 2b माइनस क्या, माइनस किए a प्लस बी प्लस सी को, तो बच जाएगा सिर्फ b और इक्वल टू क्या होगा 36 माइनस 31, आंसर हो गया 6। वो जो 17 आया था वो लार्जेस्ट नंबर था, ठीक है। तो c का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 6, हमने a का वैल्यू सबसे लार्जेस्ट का वैल्यू निकाला था 17। उसी तरह अगर मिडिल वाला का भी वैल्यू पूछे तो 17 प्लस 6 हो गया 23, 23 ये 8 होगा, ठीक है। अगर पूछता तो सबका वैल्यू अगर निकालने को बोलता तो हम लोग निकालते एक एक करके। हमें सिर्फ अभी छोटा पूछा है तो हमने सबसे छोटे वाले को रिलेशन में से a प्लस बी प्लस सी को माइनस किया, तो हमें सबसे छोटा वैल्यू मिल गया विच इज़ 6। तो यहाँ पे 6 होगा आंसर। फटाफट लिखो, आगे बढ़ते। कौन सा, इधर वाला, ये वाला ऐसा क्यों लिखा a प्लस बी बाई 2 प्लस सी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि कोई भी दो का एवरेज थर्ड के साथ ऐड करेगा 24 आता है, एक बार 20 आता है, एक बार 18 आता है। तो इसीलिए मैं क्या किया, a b c 3 को पकड़ा और किसी भी दो का एवरेज, तो एक बार a प्लस बी का एवरेज किया, फिर b प्लस सी का एवरेज किया, फिर तीसरी बार क्या किया a प्लस सी का एवरेज किया। यही 3 कंडीशन हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। a और b का हो सकता था एवरेज, मैंने किया, a और c का हो सकता था, मैंने किया, b और c का हो सकता और किया, और कुछ बच गया क्या ऑप्शन, नहीं, 3 ही कंडीशन होगा। क्वेश्चन को ऐसे ही सेट किया गया है। फटाफट लिख। डन। कौन सा हुआ, 60 नंबर बाकी है क्या, ये हो गया। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि देयर आर 4 नेचुरल नंबर्स इफ एवरेज ऑफ एनी 3 नंबर्स, फिर से वही वाला बात है,
Average of any three numbers is added to the fourth number, this and this will be obtained. Find the smallest natural number. बस वही केस है, सेम केस, जिसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं लिखने के लिए. है ना, हमें पता है इस बार चार नंबर्स हैं, तो लिख लेता हूँ A, B, C एंड D. तीन का एवरेज चौथे के साथ ऐड करना है, तो मैं पहले करता हूँ A प्लस बी प्लस सी बाई 3 होना चाहिए यहाँ पे. तीन जन का एवरेज है तो 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस D. उसके बाद A प्लस सी प्लस D बाई 3 प्लस B. उसके बाद A प्लस B प्लस क्या करना था, C, यहाँ पे C लिखना था ना, यहाँ C लिखना था, तो हाँ ठीक है ना, प्लस D बाई 3 प्लस C. और अब यहाँ पे A लाना है, B प्लस C प्लस D बाई 3 प्लस A. यही हो सकते हैं ना. एक बार अंदर में सब रहेंगे, बाहर में A रहेगा, एक बार C रहेगा, एक बार B रहेगा, एक बार D रहेगा, A B C D रहेंगे बाहर में. यही था, यही इसी का वैल्यू बताया. एक बार बताया कितना 29, एक बार बताया 31, सॉरी 23, 21 और 71. अब हमें पता है कि ये 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवीजन वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. 2 से करने से, मल्टीप्लाई करने से 2 थोड़ी 3 को काट देगा, 3 काटेगा ना. यहाँ पे, वहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 था, इसलिए बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा. तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे तो कि A प्लस बी प्लस सी प्लस 3D इक्वल टू 29 इंटू 3 कितना होता है 87. इस रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, A प्लस सी प्लस डी प्लस 3, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो रह जाएगा 3 यहाँ पे, 3B इक्वल टू 23 इंटू 3 69. इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस बी प्लस डी प्लस ये C के साथ 3 रह जाएगा, 3C इक्वल टू 21 इंटू 3 63. और यहाँ पे ये क्या कर देगा, B प्लस सी प्लस डी प्लस ए के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 है इक्वल टू 71 इंटू 3 213 ना. ये आ गया वैल्यूज. पहले ऐसे कंडीशन के हिसाब से लिखा, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा. समझ में आया ना कैसे सिंप्लीफाई हुआ, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने. अब देख, हमें क्या करना था, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पता करना था. व्हाट डू फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. तो बस इन सबको पहले ऐड कर ले, सेम वही वाला फंडा है जो अर्लियर कर रहे थे. कितने ए है इसमें, 1, 1 2 3 और 3, 6A. बी कितने हैं, 1 2 3 और ये 3, कितने होंगे 6. तो 6A 6B 6C प्लस 6D, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा. नंबर्स को ऐड करते हैं, 7 9 16 3 19 3 22 2 10 16 22 2 24 242 आया. 242 नहीं आएगा, कुछ गलती किया. अच्छा हाँ, कितना 7 9 16 था, 16 और 9 25 ना, 16 और 6 सॉरी
22 का 2, अच्छा हाँ यहाँ पे 21 था इसलिए गलती हो रहा था। ठीक है, 2 ऐड करेंगे 23, 23 प्लस 6 29, 29 प्लस 13, 29 प्लस 14 सॉरी 432 सही है। इन सब को ऐड करके 432 आया। 6 कॉमन ले लेंगे है ना, 6a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा कितना, 6 से डिवाइड करेंगे तो 42 से 7 टाइम्स 12 2 टाइम्स 6 कट गया है इसके साथ। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 72। अब बस पता करना था स्मॉलेस्ट नंबर, तो अब हमें पता है कि ये जाके दूसरे से माइनस होगा है ना, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 63, तो 63 में से इसको माइनस करें 72 को है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आया कितना 63, माइनस में आ रहा है तब तो नंबर नहीं होना चाहिए माइनस में। 63 2c का वैल्यू आएगा, कुछ गलती कर दी है 42 इसीलिए ना गलत आ रहा था, ये 6 होगा 6 7 सा 40 नहीं 7 होता है 6 7 मतलब एडिशन में गलती कर दी है क्या 8 7 फिर से एक बार करते हैं 6 15 22 2 2 एडिशन भी सही है 432, ये सब को ऐड करके आया कितना 6a, ठीक है 6b 6c 6d, 6 को ऐड किए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है नेगेटिव आ रहा है नंबर, देखो कि नेगेटिव आएगा क्या -1 भी नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है, बट ऐसे ही वैल्यू दिया हुआ है कुछ कर नहीं सकते, निकाल देते। ठीक है, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है ये वाला, इसी से हम लोग माइनस करेंगे इसको, तो a प्लस बी प्लस डी यहाँ पे लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस ये वाला क्या था c प्लस डी प्लस 2c, यही था ना इसमें a प्लस बी प्लस सी, 3c को मैंने c प्लस 2c ऐसे करके लिखा, c प्लस 2c 2 पार्ट में लिखा ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, ऐसे करके लिखा, इसमें से माइनस क्या करना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको माइनस करना है, तो बच क्या जाएगा ये 2c बस बचेगा, 2c विल बी इक्वल टू 62, 63 माइनस 62, ये 63 था इसका पूरा वैल्यू, इसका वैल्यू 62 था, तो 63 माइनस 62, ठीक है आया कितना c का वैल्यू 1, हाँ सही तो है, c 2c का वैल्यू 1 है, हाफ आएगा ना c का वैल्यू, बस वही प्रॉब्लम हो जाता था ना, इसमें क्या बोला था नेचुरल नंबर बोला था, माइनस या फिर इसमें हाफ ये मतलब फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए था। 2c का वैल्यू 63 था ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 63 तो होगा, 21 बोला था ना, यही प्रॉब्लम हो जाता है कि नेचुरल नंबर बोला था, ये नेचुरल नंबर नहीं है, c का वैल्यू हाफ है, थोड़ा सा इशू है इसमें, नेचुरल नंबर इसको कट कर देना, नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, दे 4 नंबर्स, ठीक है तभी मैच करेगा, नेचुरल नंबर नहीं, इसीलिए अटक रहा था। ठीक है,
अपने शीट में, अपने वर्कबुक में कट कर देना वो नेचुरल नंबर लिखा। लिखो इसको, आंसर लिखो। और 3 क्वेश्चन बचे ना, फटाफट करो इसको। आगे बढ़ते देख। हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, 3 क्वेश्चन बचे 61। क्वेश्चन बोल रहा था अलजेब्रिक सम ऑफ deviations of 20 observations is measured from 23 to 70. Mean of these observations क्या होगा? Algebraic sum of deviations of 20 observations. देखो डेविएशन मतलब होता है किसी भी एक एवरेज से, एवरेज वैल्यू से डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, जो भी तुम्हारा वैल्यू है, एवरेज वैल्यू से तुम्हारा वैल्यू जितना दूर रहेगा, डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। तुम्हारा एवरेज वैल्यू से तुम्हारा वैल्यू कितना दूर है उसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। बोला है कि अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, सम है ऑफ डेविएशंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, जो भी डिफरेंस था, जितने भी 20 डिफरेंस थे वो क्या है, जो अभी राइट आंसर एवरेज तो था उससे कितना दूरी थे, ऐसे करके 20 वैल्यूज थे। किस चीज का? ये जो डिस्टेंस थे उसका वैल्यू, वैल्यू का नहीं है, ना ही एवरेज वैल्यू का, वो 20 है। बता दे जो तुम्हारे वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस जो है, जैसे राइट आंसर एवरेज मान लो 50 है, तुम्हारा आ रहा है 60, तो 10 का गैप है। तो ये जो 10 का ऐसे करके अलग अलग 10, 11, 12 ऐसे अलग अलग गैप जो पड़ रहा है, वैसे करके 20 थे, 20 ऑब्जर्वेशंस थे। कहाँ से कहाँ तक? 23 टू 70। ठीक है, 23 से लेके 70 तक थे, ऐसे 20 ऑब्जर्वेशंस थे। तो इनका मीन क्या होगा? ठीक है, मीन मतलब होता है एक तरह का एवरेज। ठीक है, मीन मतलब क्या हो गया? एवरेज। मीन, मोड, मीडियन, ये जो हम लोग का स्टार्ट आएगा तब मैं बताऊंगा उसमें आपस में रिलेशन क्या होता है और एक एक चीज़ का मतलब। लेकिन अभी हमें सिंपल रखना है तो हमें यहाँ पे समझना है कि मीन मतलब होता है एवरेज। ठीक है, तो जो भी डेविएशंस आए हैं 20 ऑब्जर्वेशंस, उनका ये क्या है, मेजरमेंट क्या है? 23 से लेकर 70 तक है। हमें करना कुछ नहीं है, हमें 23 से लेकर 70 तक कितना होता है? अब 23 से लेकर 70 तक ऐसे करके 20 वैल्यूज हैं। तो हमें जब एवरेज निकालना होगा तो हम लोग इसको जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उसका बीच का वैल्यू को हम लोग एवरेज बोलेंगे या फिर यहाँ पे मीन बोल देंगे। तो होगा 23 प्लस 70/2, तो वो होगा 93/2, 46.5। ठीक है, 93। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे पूछता भी नहीं है तुम लोग का, पता नहीं इसको किस लिए डाला। 61 हो गया, एवरेज वेट ऑफ 5 मैन, एवरेज वेट ऑफ 5। इसको करो। देखो, द एवरेज वेट ऑफ 11% among 12% is 33 kg more than the average weight of all the 14%. The average of the 12% क्या है? बोल रहा है कि 12 लोग हैं, यहाँ पे 11 लोग हैं, यहाँ पे एक जन है, हो गया टोटल 12 जन। इनका जो एवरेज आएगा, एवरेज ऑफ 11%, इस पूरे में से इनका एवरेज है 33 kg ज़्यादा देन एवरेज ऑफ 12%। इसका एवरेज कितना है? इसका एक एवरेज आया होगा, और फिर ये टोटल ये 12 जन का भी एक एवरेज आया होगा। ठीक है, ये 12 लोगों का है, ये 11 लोगों का है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 33 kg मोर। ये 33 kg ज़्यादा है, ये वाला। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो एक बंदे को ग्रुप से निकाल दे रहे हैं, तो एवरेज क्या हो जा रहा है? 33 kg कम हो जा रहा है। ये बात बोल सकते हैं कि नहीं? 11 लोग का एवरेज जो है 33 kg मोर है देन 12 लोग का एवरेज। मतलब वो कहना चाहता है कि अगर इसको 12 जन में से एक जन को मैं निकाल दूं ग्रुप में से, तो एवरेज जो है 33 kg बढ़ जाएगा। घुमा फिरा के तो यही बोल रहा है। तो बस मेरा वो फॉर्मूला लगा दो, न्यू साइज ऑफ ग्रुप, इसको निकाल देंगे ग्रुप से, है ना? तो न्यू साइज ऑफ ग्रुप क्या होगा? 11, डिफरेंस ऑफ एवरेज कितना है? 33, है ना? प्लस करना होगा क्योंकि ये, एक मिनट, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा एक्चुअली। क्वेश्चन क्या पूछा है? वेट ऑफ द 12%। हाँ, तो इसका कभी आंसर नहीं निकल के आ सकता क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस एवरेज चाहिए। प्रीवियस एवरेज कुछ बताया नहीं है। ठीक है, तो डेटा रॉन्ग नहीं, डेटा नॉट सफिशिएंट। ठीक है, आता है ना, ये बैंकिंग के एग्जाम में पूछता है डेटा सफिशिएंट है कि नहीं। ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट से हो जाएगा कि सेकंड स्टेटमेंट से हो जाएगा, ऐसा बैंकिंग में पूछता है ना। ठीक है, हाँ, तो ये डेटा नॉट सफिशिएंट है, हमें प्रीवियस एवरेज चाहिए होगा तभी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें लिख लेना डेटा नॉट सफिशिएंट। लास्ट क्वेश्चन, और एक छोटा सा थ्योरी बताना है जो मैंने पहले भी बताया है। पहले थ्योरी ही बता देता हूँ वाला, तब क्या इसको करके हम लोग फटाफट ख़त्म कर पाएंगे। ये वाला, इसमें एवरेज निकालने का ये थ्योरी मैं पहले बता चुका हूँ। किसमें? जब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे, उसमें एवरेज का रिलेशन जब हमने देखा था तब आया था। रिलेशन क्या करता है कि जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब गैप कितने का होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पे गैप कितने का है? हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े थे कि जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तब हम लोग एवरेज कहाँ? बीच में रखते हैं। तो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें खुद से सारे के सारे नंबर्स एज्यूम करने होते हैं और बस मिडिल वैल्यू को निकालना था। ऐसा हमने टाइप का क्वेश्चन किया था, तो वो एवरेज का था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब एवरेज हम लोग जब चैप्टर कर रहे हैं, इसमें भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिलेशन एक बार वापस देख लेते हैं। इसमें भी देखो वही बात है कि सब में क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का है।
इन दोनों में 4 का है, इन दोनों में 4 का है, इन दोनों में है 4 का, इन दोनों में 4 का। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का है। जब हमें सारे के सारे नंबर्स को एज्यूम करने होते हैं तब के लिए ये कॉन्सेप्ट है। अगर तुमको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करने हैं, 3 टर्म, 5 टर्म, 7 टर्म, तब हमें ऐसे करके एजम्पशन करना होता है। बीच में x रखेंगे, यही एवरेज होगा, है ना, हमें पता है मिडिल में होता है एवरेज, लेफ्ट में x-2, राइट में x+2। अगर बोले इवन या ऑड, है ना, दो का गैप रहता है। उसके बगल में x-4, उसके बगल में x+4, ऐसे करके एज्यूम करते हैं। ठीक है, कब? जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, बीच में x को रखते हैं, लेफ्ट में x-2, राइट में x-2, x+2, x-2, x+4, x-4, ऐसे करके सीरीज दो तरफ रहता है, बीच में एवरेज रहता है, और जो एवरेज वैल्यू है वो सीरीज में भी रहता है। ठीक है, ये हमें पता है। ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए है। लेकिन इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। जो एवरेज रहता है वो बीचों बीच रहता है, ये हो गया एवरेज। इसके तरह ही एवरेज बीचों बीच रहता है, लेकिन एवरेज जो है सीरीज में दिखता नहीं है ना। तुमको अगर एवरेज पता करना है और एवरेज को तुमने यहाँ पे x मान लिया है, तो जो भी कॉमन डिफरेंस था उसका आधा लेके इधर जाओगे। ठीक है, इवन ऑब्जर्वेशंस बोला है। तो ये होगा 1, इवन बोल दिया तो ये होगा 3, ये होगा 5, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5। ठीक है, तो एवरेज अगर बीच में उसकी तरह ही x अगर रखना चाहते हो तो बीच में x रहेगा, लेकिन वो सीरीज में नहीं दिखेगा। और नंबर जो सीरीज में है उसको पाने के लिए जो भी इसका कॉमन डिफरेंस क्या था, सब में 2 का कॉमन डिफरेंस था। चलो 2 मान लो, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बोलो या इवन नंबर ऑफ टर्म्स बोलो, बात एक ही है। ठीक है, सब में कॉमन डिफरेंस 2 था, तो इवन या ऑड जो भी ऑब्जर्व ये है नंबर ऑफ सीरीज किसी का भी हो, ऑड का हो या इवन का हो, गैप 2 का रहता है। लेकिन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो एवरेज बीचों बीच रहेगा x, और उससे तुमको सीरीज में जाने के लिए जो भी कॉमन डिफरेंस था उसका आधा करके ऐड करते हैं इसमें, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना था, 2 को 2/2 करेंगे तो आधा 1 को ऐड करेंगे तो राइट में जाओगे। और फिर उसके बाद एक ही बार ऐसा करना होता है कि कॉमन डिफरेंस के आधा को हम लोग, ये कॉमन डिफरेंस है ना, इसके आधा को हम लोग ऐड करते हैं लेफ्ट या राइट में जाने के लिए, क्योंकि एवरेज बीचों बीच है, यही बस है अंतर। एक बार सीरीज में घुस गए, कॉमन डिफरेंस का आधा ऐड करके x+1 पे पहुंच गए, उसके बाद वापस +2 करके राइट साइड में जा सकते हो। और लेफ्ट में सीरीज में घुसना था तो यहाँ पे x था, x में से आधा कॉमन डिफरेंस माइनस करोगे। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना था, 2/2, 1 होता है तो 1 माइनस किए, x-1, उसके बाद वापस 2 करके माइनस करते जाओगे, तब सीरीज ऐसा एज्यूम होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि सम ऑफ 6 consecutive odd natural numbers which consecutive odd numbers is 14। ठीक है, अगर 14 है then find the smallest number, ऐसे पूछता है। 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और उनका ऐसे करें, दूसरे मेथड से भी कर सकते थे इसको कि अगर ऐसे नंबर वैल्यू ही बता दिया, वैल्यू नहीं बताना चाहिए, बताते हैं, मान लो
ठीक है, थ्योरी बताने के लिए यही बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर दे कि 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स का सम आता है कितना 14, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि हमें पता है ये जो सीरीज है 14 बीचों बीच लाई करेगा, ठीक है। और 14 जो है ऑड नंबर है, तो इसके लेफ्ट में जाने के लिए हमें क्या चाहिए 13, और उसका राइट में जाने के लिए 15, और इधर जाना है तो -2 करेंगे 11, और इधर जाना है तो -2 करेंगे 9, और इधर जाना है तो 17 +2 करके, और उधर जाना है तो +2 करके 19। लेकिन अगर मान लो वैल्यू नहीं ले सकते तब हमें नंबर लेना पड़ेगा, क्या x-1 वेरिएबल लेना पड़ेगा। ये होगा x-1, इधर पकड़ेंगे तो इधर x+1 पकड़ेंगे, इधर x-3 पकड़ेंगे तो इधर x+3 पकड़ेंगे, इधर x+5 पकड़ेंगे तो इधर भी x-5 पकड़ेंगे, ठीक है, ताकि ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाए। x-5 x+5 कैंसल आउट होता है, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाता है, ये इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब आपस में कैंसल हो जाएंगे और बच जाएगा क्या 6x, 6x = 14 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि x का वैल्यू हमने क्या पकड़ा था 6x = सबको नंबर्स को ऐड करके सम बताया था कितना, सम ऑफ 14 आता है। 6x का वैल्यू कितना आया टोटल 14, बात समझ में आया। तो हमें x का वैल्यू यहाँ पे 36 ले लो तभी कटेगा, मैंने खुद से वैल्यू एज्यूम किया था। अभी तक तुमको पहले हमने क्या किया था कि बीच में एवरेज दिया था, एवरेज ना देके तुमको अगर सम दे दे टोटल, तब हमें ऐसे वैल्यू एज्यूम करना होता है। तब 6x = 36 आया तो 36/6 x का वैल्यू हमें फिर 6 निकालना पड़ेगा। ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन में जाओगे तो जो शीट का उसमें ये टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या रहता है कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐसे करके देता है, ठीक है। तो उस समय एज्यूम करना है ऐसे, बीच में x सोच के इधर x-1 इधर x+1। ये कब करेंगे, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो गए तो सिंपल x रखो और इधर लेफ्ट में x+2 राइट में x-2। इससे क्या होता है वही x-2 x+2 कट जाता है, x+4 x-4 कट जाता है। तो इनका भी सीरीज ऐड करोगे तो आएगा कितना 5x = मान लो क्वेश्चन में दिया होता कि 5 ऑड नंबर्स जो है कॉन्जिक्यूटिव उनको ऐड करने से 50 आता है, तो तुम 5x = 50 डायरेक्ट लिख के x = 10 लिख सकते थे कट करके। बात समझ में आए कैसा क्वेश्चन पूछेगा, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स या सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, उसमें उस समय ऐसे करके नंबर्स को पकड़ना है। बीच में x, x+2 x-2 x+4 x-4 जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अगर सम ऑफ ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स पूछा हो तो हमें बीच में x को सोचना है, लेकिन वो सीरीज में होगा नहीं, तो लेफ्ट में जाने के लिए x-1, राइट में x+1, x-3 x+3 x-5 x+5, ठीक है। ताकि इसको ऐड करो तो सब आपस में वैल्यूज ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो बच जाएगा क्या 5। यहाँ पे 6 थे, 6 टर्म थे तो 6x बच गया। यहाँ पे 5 टर्म्स थे तो 5x बच गया। दिस इज इक्वल टू 50 जो सम क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। उससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ x का वैल्यू ही निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को लिख लेना। वो जो फर्स्ट पेज में जाओ, फर्स्ट पेज में जो थ्योरी है ना उसके नीचे इस पार्ट को लिखना। इसको फोटो खींच कर रखो, आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन जब इनकाउंटर करूंगा तब मैं वापस इसको डिटेल में दिखाऊंगा। तुम जहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है फर्स्ट पेज के थोड़ा नीचे वहाँ पे लिख लो इसको। फोटो ले लिया ना, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा भी निकलना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। एवरेज वेट ऑफ 5 men is increased by 3 kg when one of them weighing 150 kg is replaced by another person.
150 किलो का बंदा आता है तो 3 kg करके बढ़ जाता है। एवरेज कितने लोगों का चल रहा है? 5 लोगों का एवरेज चल रहा है। तो साइज ऑफ ग्रुप है 5 और इंक्रीज इन एवरेज क्या है 3 kg करके। ठीक है, करते चलते हैं। न्यू साइज ऑफ ग्रुप क्या है 5, डिफरेंस ऑफ एवरेज क्या है 3। ठीक है, तो 5 3 कितना हो गया 15 kg का डिफरेंस लेके आ रहा है। कौन? ये 150 kg का बंदा। तो जो पहले बंदा जिसको आके वो रिप्लेस किया वो इससे कितना कम है 15 kg कम है। तो ओल्ड बंदे का वेट क्या होगा? ओल्ड पर्सन वेट कितना होगा? 150 माइनस 15, 135 kg का था वो। ठीक है, न्यू बंदे का वेट कितना है? ये तो दिया हुआ है 150 kg। 135 kg पुराने बंदे का वेट कैसे निकाले? ये आया था 3 का गैप क्रिएट कर रहा था एवरेज में। कितने लोगों का ग्रुप है 5, तो 5 3 15 का टोटल गैप लेके वो आया था वेट में। द न्यू पर्सन इज अगेन रिप्लेस बाय अनदर पर्सन। इस न्यू पर्सन को फिर से रिप्लेस किया जाता है अनदर पर्सन के थ्रू whose weight is 30 kg lower than the person he replaced। जो नया बंदा आता है सेकंड न्यू बंदा, उसका वेट कितना है 30 kg लोअर देन द पर्सन ही रिप्लेस्ड। मतलब ओल्ड पर्सन से 30 kg कम है। तो वेट क्या हो जाएगा 135 माइनस 30, 105 kg। ठीक है, व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन द एवरेज ड्यू टू द डुअल चेंज। तो ये डबल चेंज से एवरेज कितने का गैप, एवरेज में कितने का गैप आएगा? पहले तो 3 का गैप आया है ना, अब हमें और कितने का गैप आया? ये बंदा कितने का गैप लेके आया? और 30 kg का गैप लेके आया है ना। तो ये 30 kg का भी गैप आएगा। 30 kg कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5 लोगों में। ये 105 का लेके आया ना। देखो सिंपल है, पहले वाले बंदे का वेट क्या था 135 kg। अब जो नया बंदा आया है वो कितने वेट का है 105 kg। डिफरेंस कितने का है 30 kg का डिफरेंस है ना। तो ये इसके जगह पहले ये आया, फिर इसके जगह पे ये आया। तो हमें बस पूरे व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन एवरेज ड्यू टू डुअल चेंज, मतलब दोनों रिप्लेसमेंट हुआ तो उससे एवरेज में कितना है। पहले तो हम लोग ये बोल सकते हैं इसका कुछ मैटर ही नहीं करता, पहले ये था उसके जगह अब ये आ गया। कितने का गैप आया 30 kg माइनस में, यही बोला है ना क्वेश्चन में। तो माइनस 30 kg, लेकिन कितने में ये माइनस 30 kg डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 लोगों में। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो सबको कितना करके डिस्ट्रीब्यूट होगा माइनस 6 kg करके पूरा एवरेज में गिरेगा। ठीक है, व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन द एवरेज, तो माइनस 6 kg होगा आंसर। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं, मेरा लेट हो रहा है थोड़ा, इसको खींच ले, मैं सेशन को एंड करता हूँ। ओके, यहाँ पे एवरेज पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब तुम लोग को जो प्रैक्टिस शीट दिया हुआ है यहाँ पे 63 क्वेश्चंस करके सारे टाइप्स के हो गए हैं। तुम्हारा शीट पूरा बाकी भरना है तुम लोग को, प्रैक्टिस करके जहाँ पे डाउट होगा वो लेके आना। ठीक है, कितने क्वेश्चन है 75 क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, करके लेके आना, तुम्हारा लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ भी डाउट होगा तो मैं हेल्प कर दूंगा। चलो।